अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद फज़ान खान, प्रॉपर्टी कंसल्टेंट एट 3A मार्केटिंग। और आज हम डिस्कस करने बैठे हैं प्रॉपर्टी टैक्स जो कि बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के लिए होते हैं। कौन कौन से सेक्शंस बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के लिए होते हैं। तो आज उस सिलसिले में मौजूद है हमारे साथ तला अहमद साहब, जो कि टैक्स एक्सपर्ट हैं, टैक्स कंसल्टेंट हैं और 12 साल का एक्सपीरियंस भी है इनको, और स्पेशलिस्ट हैं प्रॉपर्टी टैक्स कंसल्टेंसी में बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के लिए। जिस तरह आपने हमारी लास्ट वीडियो देखी होगी जो कि हमने 7E के ऊपर बनाई थी, जिसमें सेलर एंड परचेजर के ऊपर कौन कौन से टैक्सेस होते हैं, किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए प्रॉपर्टी बाइंग एंड सेलिंग के वक्त। अगर आप दोबारा वो वीडियो देखना चाहते हैं या जिसने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसको लिंक मिल जाएगा हमारे डिस्क्रिप्शन पे और आई बटन पे भी, वहाँ जाके क्लिक करके वो वीडियो देख सकता है। और आज की वीडियो में हमारे दो मैसेज हैं, एक बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के लिए और एक अपने पिछली वीडियो से रिलेटेड अपने कस्टमर्स के लिए जो बायर एंड सेलर होते हैं प्रॉपर्टी का। तो उससे रिलेटेड एक गुड न्यूज़ भी है। मैं चाहूँगा ये गुड न्यूज़ आपको तला अहमद साहब ही बताएं, आपको और डिटेल्स भी बताएं उसको कि क्यों गवर्नमेंट ने ये जो गुड न्यूज़ है जो गवर्नमेंट ने दी है अभी बायर्स एंड सेलर्स के लिए। तो तला अहमद साहब को हम दावत देते हैं कि वो आपसे डिस्कशन करें, आपसे बात करें, और आप लोगों के कोई क्वेश्चंस भी हो तो आप कमेंट्स में उनसे रब्ता करें। उनका नंबर भी मौजूद होगा, तला अहमद साहब से आप डायरेक्टली रब्ता करना चाहें किसी भी प्रॉपर्टी कंसल्टेंसी से रिलेटेड या टैक्स से रिलेटेड, वो चाहे बिल्डर्स एंड डेवलपर्स हो या सेलर एंड बायर हो। तो दावत देते हैं हम तला साहब को, आप डिस्कस करें तला साहब से। तला साहब, बहुत शुक्रिया आपका ज्वाइन करने का हमारी आज की पॉडकास्ट। और जिस तरह पिछली वीडियो में आपको बहुत ज़्यादा मोहब्बत मिली है हमारे कस्टमर्स की तरफ से और कुछ क्यूरीज भी आपके पास आई हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, तो मैं चाहूँगा आज हम जो वीडियो बना रहे हैं बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के लिए वो भी आप तक अप्रोच करें। तो थैंक यू सो मच तला साहब आपका आने के लिए। आप डिस्कस करें और अपना इंट्रोडक्शन कराएं, मैं चाहूँगा। जी, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपने हमें दोबारा मदऊ किया। और पिछली वीडियो के हवाले से बहुत सी कन्फ्यूजन लोगों को क्लियर हुई है हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्हम्दुलिल्लाह। और ये कि लेकिन फिर भी कुछ अफराद ऐसे थे जैसे कि मेजर बिल्डर एंड डेवलपर्स, बिल्कुल। जिस जैसे कि 7E का जिक्र किया था हमने पिछली वीडियो में, तो जी। इस चीज़ को लेके वो लोग ज़्यादा फ़िक्रमंद थे क्योंकि प्रॉपर्टी कोई 1.5-2 करोड़ की नहीं होती, एक प्रोजेक्ट होता है हम्म। और वो कम से कम भी 10 करोड़ और इससे अबव पे जाता एक है। नॉर्मल एक बिल्डर 10 नॉर्मल करोड़ 12 करोड़ पे 12 करोड़ 15 पे करोड़ पे 20 बिल्डर करोड़ बन पे जाता है, अपनी बिल्डर हो गया, हैवी डेवलपर हो इन्वेस्टमेंट गया। कर रहे होते हैं, उसमें हाँ जी। इन्वेस्टमेंट करने के बाद फिर उस प्रॉपर्टी को डाइल्यूट कर रहे होते हैं। जी, जी, तो जी। वो भी शायद मेरे ख्याल से आपसे राब्ते में आए, उन लोगों ने राब्ता किया बिल्कुल। है और पूछा भाई ये टैक्सेस क्या हमें भी पे करने पड़ेंगे। तो हाँ। मैं चाहूँगा जो गुड न्यूज़ है वो आप खुद अपने व्यूवर्स को दें और जो बिल्डर्स एंड डेवलपर के ऊपर टैक्सेस लगते हैं उनके बारे में बताएं। एक्चुअली ये गुड न्यूज़ क्या है, ये एक क्लेरिफिकेशन है एफबीआर की तरफ से, है ना। एक सर्कुलर उन्होंने जारी किया है एफबीआर ने, बिल्डर्स और डेवलपर्स के लिए ख़ास तौर पे। और इसमें उन्होंने एक चीज़ बड़ी वाज़ा कर दी है कि जो बिल्डर और डेवलपर हजरात हैं उनकी जो प्रॉपर्टी हैं, उनकी जो ख़रीदी हुई प्रॉपर्टी हैं जिस पर वो प्रोजेक्ट बनाते हैं, अब इसमें थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखें कि वो बिल्डर डेवलपर जो DNFBP इसमें रजिस्टर्ड हों। ठीक है ना। अब DNFBP क्या है, कुछ टन लोगों के दिमाग में आएगा, तो हाँ, ये ये टेक्निकल टर्म थोड़ा सा वाजे करें, आपके DNFPB क्या है भाई? ये स्टैंड करता है डेजिनेटेड नॉन फाइनेंशियल बिजनेस प्रोफेशंस, इसका अपना मीनिंग है। और ये एक एफबीआर ने एंटी लॉन्ड्रिंग एक लॉ बनाया था, उससे ये रिलेट करता है कि जो भी अपना रियल इस्टेट और ये बिल्डर डेवलपर हैं, ये इससे लाजमी उनको करार दिया कि इस पर रजिस्टर्ड हों। इसके अलावा जब वो रजिस्टर्ड नहीं होंगे तो ना वो सैविनी की सहूलत इनको मैसर होगी, ना ये अपना इनको बिल्डर डेवलपर कंसिडर किया जाएगा जब तक ये इसमें रजिस्टर्ड ना हो जाए। तो ये एक गुड न्यूज़ भी है कि उन्होंने क्लेरिफाई कर दिया है एफबीआर ने कि इनसे मुतालिक जो खरीदी की प्रॉपर्टी होंगी बिल्डर डेवलपर के लिए, प्रोजेक्ट जिसमें बनाए या सोसाइटी बनाए, तो उनके लिए ये सैविनी की छूट है, इसमें सैविनी का टैक्स नहीं होगा इसमें। एक ये बहुत बड़ा अच्छी बहुत गुड बड़ी न्यूज़ है एक बिल्डर्स ह्यूज एंड टैक्स से डेवलपर्स बचे के हैं वो। लिए। तो DNFPB क्या एब्रीविएशन बताई थी आपकी तरफ से, आपने दोबारा हम बताते हैं इसकी एब्रीविएशन कि DNFPB क्या है। डेजिनेटेड नॉन फाइनेंशियल बिजनेस प्रोफेशंस। जो इसमें रजिस्टर्ड होगा एफबीआर में, जिसका बिजनेस एफबीआर में एज एन बिल्डर्स एंड डेवलपर रजिस्टर्ड होगा, जी, जी। उनके लिए 7E की छूट है। उन हाँ, लोग एग्जैक्टली। वो लोग इस ज़िम्मे में नहीं आएंगे, उनको ज़रूरत नहीं है एनओसी लेने की। जिससे हमने पिछली वीडियो में बताया था कि आपको एनओसी लेनी पड़ेगी, आपने एफबीआर कमिश्नर से आपने एनओसी लेनी पड़ेगी। कोई भी आप प्रॉपर्टी बाय करने जा रहे हैं या कोई प्रॉपर्टी आप सेल करने जा रहे हैं आप, तो आपने एनओसी, तो ये बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आज़ाद के लिए नहीं है। तो बहुत अच्छी बड़ी गुड न्यूज़ है ये। हाँ, इससे ये बिल्कुल। होगा कि हमारी ट्रेड कुछ चलना शुरू होगी। जी, जी। आगे चलिए तरह साहब। अच्छा, साथ साथ ये तो हो गया बिल्डर डेवलपर, लेकिन अब जो लोकल बंदे हैं, मतलब
आप हमें होगा जी या कस्टमर जो प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करते हैं, उनके लिए भी कुछ चीज़ें जो हैं एफबीआई ने क्लियरफाई की है कि कुछ अगर आपने मिसाल है करंट फिस्कल ईयर में कोई प्रॉपर्टी खरीदी जी और उस पे आपको जैसे प्रीवियस वीडियो में मैंने कहा था कि 236 के पे करना पड़ता है। जी आपने वो 236 के पे कर दिया उसी साल में और उस साल में आप डिक्लेयर कर रहे हैं, जी। तो उस साल तो आपने 7 ही नहीं देना। ये भी एक अच्छी बड़ी ये भी गुड एक न्यूज़ अच्छी है। नज़र, ठीक है ना। और अगर वो प्रॉपर्टी आपने ली इन्वेस्टमेंट से हट के, मतलब आपने रहायश के लिए अपनी एक जी प्रॉपर्टी ली, जी। तो उस पे भी 7 ही लागू नहीं होगा। तो ये कैसे क्लैरिफाई होगा कि प्रॉपर्टी जो है अपनी उसने अपनी रिहाइश के लिए या कोई एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी है उसके पास, तो ये गवर्नमेंट कैसे क्लैरिफाई करेगी? क्या दो प्रॉपर्टी उसके नाम पे आ रही होगी, वैसे देखें, अब जज मिसाल करेगी है, उसको? बिल्कुल एज मिसाल है, एक बंदे के नाम पे 5 प्रॉपर्टी है, ठीक है। ठीक है ना, या 3 प्रॉपर्टी हैं, एक उसने इन्वेस्टमेंट के लिए, एक उसने वो प्रॉपर्टी जिसमें बैठ के वो बिजनेस कर रहा कर है। रहा है, एक वो प्रॉपर्टी जिसमें वो रिहाइश रिहाइश पजीर है, कर रहा है। ठीक है ना। तो जिसमें वो बिजनेस कर रहा है, जी। तो ये तो उस प्रॉपर्टी पे तो ऑलरेडी टैक्स पे कर रहा है, बिल्कुल। उस पे भी गवर्नमेंट ने अपना छूट दे दी है कि आप इसमें 7 ही नहीं होगा, और उसमें एप्लीकेबल नहीं है। स्पेसिफिक सिलेक्शंस दे दी हैं हम्म, कि जो जिस प्रॉपर्टी पे आप बिजनेस रन कर रहे हैं, तो उसको सेलेक्ट कर रहे हैं, ये एक्सक्लूड हो गया 7 एक्सक्लूड से, हो गया 7 ठीक ई है। से। जिस जो प्रॉपर्टी आपकी रिहाइश पजीर है, इसमें आप अपना वो आपका कैपिटल एसेट है, हम्म, तो उस पर भी जो है 7 ही टैक्स नहीं लागू होगा, हम्म, ठीक है। अब आ गई इन्वेस्टमेंट में, ठीक है ना। इन्वेस्टमेंट में भी जैसे मैंने पहले बताया था, अगर वो प्रॉपर्टी 2.5 करोड़ की है और उससे ऊपर की है तो टैक्स है, और वो भी अगर उसमें आपने उसी साल खरीदी जिस साल आप डिक्लेयर कर रहे हैं, हम्म। और आपने 236 की पे किया हुआ है, तो वो तो माफ़ है, लेकिन अब वो प्रॉपर्टी 2 साल पुरानी हो गई है, 3 साल पुरानी हो गई है, 1 साल से ज़्यादा पुरानी हो गई है, तो उस पर तो आपने 70 टैक्स देना है। लेकिन ये तीसरी प्रॉपर्टी वो है जो इन्वेस्टमेंट पर्पज से ली गई है। ठीक है। तो ऐसा भी होता है तारा साहब कभी कभार कि कुछ भले वो बिल्डर हो या बिजनेसमैन हो, अपनी मल्टीपल आउटलेट्स ले रहा होता है, अपनी मल्टीपल प्रॉपर्टी ले रहा होता है, एक आउटलेट खोला, जिस तरह हम भी हैं। हमारे दो ऑफिस हैं, एक हमारा ऑफिस है 5 स्टार पे, एक ऑफिस है हमारा सोसाइटी के अंदर ऑफिस है हमारा। अब हम तीसरा कोई ऑफिस अपनी ब्रांच खोलना चाहें, तो वो भी बिजनेस में काउंट होगी या वो थर्ड प्रॉपर्टी हमारी एसेट में काउंट होगी? एग्जैक्टली जिस बिजनेस में अपना बिजनेस रन हो रहा है, आपका जो भी हम्म, ब्रांचेस हैं, हम्म, आपने वो डिक्लेयर करनी है। जो एक ऑप्शन है, उन्होंने एफबीआई ने सेक्शन के तहत सेक्शन से एक वाजे कर दिया ना कि ये हम्म, सेक्शन है जिसमें प्रॉपर्टी बिजनेस रन कर रहे हैं, ये कैपिटल एसेट है, ये वो प्रॉपर्टी है जिसमें 236 के करंट पे हो गया है, तो आपने वो सिलेक्ट इस करते रहना है, हम्म, और उस पर एक्सक्लूड वो प्रॉपर्टी एक्सक्लूड होती रहेगी, लेकिन डिक्लेयर करना है, डिक्लेयर डिक्लेयर लाजमी करना करना है है, हमने। और उनको जिस ईयर में बताना हम है। प्रॉपर्टी बाय कर रहे हैं, उस ईयर में हमें डिक्लेयर करना है कि ये हमने अपने बिजनेस के लिए, अपनी रिहाइश के लिए है, या फिर हमने इसको ट्रेड के लिए हमने। हाँ एग्जैक्टली वो आपने क्लियर किया है। अच्छा, इसमें भी लोग कंफ्यूज थे बड़े, और इस हवाले से कि ये जब सेवन का फॉर्म खोलते हैं लोग, हम्म, तो उसमें दो किस्म के कॉलम होते हैं, एक कॉस्ट डिक्लेयर्ड हम्म। वैल्यू और एक फेयर फेयर मार्केट मार्केट वैल्यू। वैल्यू, इन अच्छा, दोनों की। इसको भी लोग क्या फेयर मार्केट वैल्यू, क्या करंट जो मार्केट में सेल परचेज हो रही है, या ये वाली वैल्यू। तो इसमें भी एक चीज़ आपको वाजह मैं करता जाऊँ, एक तो कॉस्ट डिक्लेयर्ड वैल्यू वो है कि जितनी की आपने और 2 साल पुरानी आपकी प्रॉपर्टी है और डिक्लेयर होती हुई आ रही है, हम्म, ठीक है ना। और एक है एफ बी आर वैल्यू जिस पे आपका 236 के कटता है। जी। तो ये फेयर मार्केट वैल्यू, एफ बी आर वैल्यू अच्छा, एक्चुअली। मैं चाहूँगा तारा साहब कि आप एक दफ़ा एक एग्जांपल दे के बता दें व्यूअर्स को कि कॉस्ट ऑफ वैल्यू क्या थी उसकी 2 साल पहले अगर प्रॉपर्टी परचेज करी थी, और फेयर मार्केट वैल्यू क्या है। हम कोई एग्जांपल दे के बता दें फिगर के साथ, ताकि इजीली मैसेज कन्वे हो जाए हमारा जनरल पब्लिक को भी, जो देखिए, टेक्निकल नहीं होते लोग। अभी हमारी बात शायद बिल्डर्स एंड डेवलपर समझ रहे हो, और टेक्निकल कुछ लोग हो जो टेक्निकल साउंड हो वो बात समझ रहे हो। मैं चाह रहा हूँ ले मैन भी कोई अगर हो जो इस ट्रेड में ना, कभी उसने ट्रेड नहीं करी हो ऐसी, तो वो भी हमारा मैसेज हमारी बात को समझ जाए। तो आप थोड़ी कैलकुलेशन के साथ बता दें प्लीज़। जी बिल्कुल। अब मिसाल है, आपकी एक प्रॉपर्टी है 5 साल पुरानी है। पहले आपको याद होगा जब 236 के 236 नहीं इंट्रोड्यूस होता, तो एक सेल डीड बनती थी, सेल जी डीड अभी भी बनती है। जी जी। तो लोग वो वैल्यू गवर्नमेंट वैल्यू कहलाती थी, वो तो वो वैल्यू डिक्लेयर करते थे। ठीक है। एक तो वो हो गई डिक्लेयर्ड वैल्यू कॉस्ट, ठीक है ना। तो आप वो आपने वहाँ पर जो है उसमें पुट करनी है। और उसके बिल्कुल नेक्स्ट कॉलम है फेयर मार्केट वैल्यू का कॉलम है। तो वो फेयर मार्केट वैल्यू वो एफ बी आर वैल्यू एक्चुअली, जिस टाइम जिस फिस्कल ईयर में आप सेवनी का फॉर्म फिल कर रहे हैं, जी। तो आपने उस साल का अपना
एफबीआर ने उसमें ही जो है ना वैल्यूशन, प्रॉपर्टी वैल्यूशन का एक्सेल की फाइल अपलोड की हुई है, वो आप डाउनलोड करें, अपना एरिया उसमें देखें क्या है, कैटेगरी डिफाइन करें उसमें कि A1 कैटेगरी है, 1 कैटेगरी ये है, मुख्तलिफ एरिया की एक कैटेगरी डिफाइन करी हुई, डिटरमाइन करी हुई है ठीक है, एफबीआर ने। जो जो हम जिस फॉर्म की बात कर रहे हैं वो हम अपने साथ लिंक में डिस्क्रिप्शन में ऐड भी कर देंगे जी ताकि व्यूअर्स इजीली उस फॉर्म को गेट कर लें। बिल्कुल। ठीक तो है। वो उसका तयन करके एरिया वाइज स्क्वायर यार्ड और स्क्वायर फिट के हवाले से जो है ना इसकी कैलकुलेशन एक वाज़ा करी हुई है एफबीआर ने हम्म। अपनी प्रॉपर्टी वैल्यूशन की एक एक्सेल की फाइल है उसमें। तो उसकी कैलकुलेशन करके वो फिर एफबीआर वैल्यू आपने डिक्लेयर करनी है। उस एफबीआर वैल्यू का 1% जो है वो आपने 7E का टैक्स, हाँ टैक्स आपने 7 पे का करना टैक्स का, पड़ेगा वो भी आपने। जब वो 2.5 करोड़ से ऊपर हो। जी, ठीक है। और 2.5 करोड़ से नीचे कोई प्रॉपर्टी तो उसने हमें कोई टैक्स पे नहीं टैक्स करना। पे नहीं करना, लेकिन डिक्लेयर करना है। डिक्लेयर करने हैं हमें, अच्छा, अपने एसेट में, हाँ अपनी प्रॉपर्टी में डिक्लेयर लाजमी कराना है। बिल्कुल डिक्लेयर करना है। अब मिसाल है, अब किसी की 3 है, किसी की 4 है, अब मिसाल किसी की 10 प्रॉपर्टी हैं, छोटी छोटी प्रॉपर्टी हैं, जी अब वो भले 2.5 करोड़ से नीचे हैं, जी। लेकिन उनका टोटल जब एक्सेस एक्सीड करेगा 2.5 करोड़ वो से, सम 10 करोड़ से अगर ऊपर एक्सीड कर रहा है तो उसका। वो भी जो है ना फिर वो उस पर भी 1% फिर अपना टैक्स आ जाएगा। अच्छा, हाँ ये ठीक भी है। एक चीज़ है, ये भी उसका भी बड़ा ख्याल अपना एतबार से जब भी बिल्डर्स सारी एंड डेवलपर्स के लिए ये टैक्स लग जाएंगे फिर। सबके लिए, ये तो मैं आपको बता रहा हूँ कि सबके लिए है। जनरल जो बगल है वो बिल्डर्स एंड डेवलपर्स हों या हाँ अब जनरल बिल्डर पब्लिक हो, बिल्डर की कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी भी प्रॉपर्टी होती है अपनी। अगर इस ईयर में उसने 10 करोड़ से ऊपर की भले 10 प्रॉपर्टी ली हो, कोई भी एक सिंगल प्रॉपर्टी जो है 2.5 करोड़ रुपए की नहीं है, लेकिन उसकी 10 प्रॉपर्टी मिला के 10 करोड़ रुपए की बन जाती हैं, तो हाँ उसने 7E का टैक्स पे करना 7 पड़ेगा। का टैक्स पे करना है, बिल्कुल एग्जैक्टली। ठीक है। अच्छा तला भाई, मैं एक सवाल मेरा था हमारी पिछली वीडियो से रिलेटेड, जो हमने 7E की सारी डिटेल्स बताई, चीज़ें बताई, किन पे एप्लीकेबल है किन पे नहीं है। एक उसमें पॉइंट था मेरा सबसे वैलिड कि नॉन रेजिडेंट जो पाकिस्तानी थे, जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी थे, उन लोग के लिए 7E एप्लीकेबल है। तो आपने कहा था हाँ बिल्कुल उन लोगों ने भी 7E पे करना पड़ेगा। अभी मैंने कुछ सूरत सुनने में आ रही है कि इसमें कोई क्लैरिफिकेशन आई है एफबीआर की, उससे रिलेटेड आप बताएं मुझे क्या क्लैरिफिकेशन आई है। आपने अगर वो डॉक्यूमेंट पढ़ा हो तो हमारे व्यूवर्स को बताएं। जी बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है फैज़ान भाई, और एफबीआर ने बिल्कुल इसको क्लेरिफाई किया है। और सर्कुलर में सबसे पहला जिक्र ही इसका नॉन रेजिडेंट्स का किया है कि नॉन रेजिडेंट जो हैं उन पर जो 7 का लॉ है वो एप्लीकेबल नहीं होगा, वो इससे इस पर 7 का टैक्स नहीं एग्जाम्प्टेड हैं। देंगे, एग्जाम्प्ट हैं इसमें वो। ऑब्वियस सी बात है कि वो ओवरसीज़ पाकिस्तान के जो है यहाँ पर इनकम बढ़े, वो अपने पैसे यहाँ पर भेजें, प्रॉपर्टी वाले इन्वेस्टमेंट करने के लिए भेजें या दूसरी चीज़ों के लिए, तो उनको एक ये एग्जेम्पशंस दी गई गवर्नमेंट की तरफ से। बहुत अच्छा स्टेप लिया गया मेरे जी लिहाज जी से जी जी, गवर्नमेंट ने ये। ऐसे ही बताइए आगे क्या है। बिल्कुल अपना अच्छा स्टेप से इन्वेस्टमेंट में जो मतलब डॉलर की सूरत में आती थी वो भी बढ़ेगी, इंशाल्लाह। और बहुत अच्छा उनके लिए ये रहेगा। इसके अलावा अपना एक और इन्होंने क्लियरिफिकेशन की है पंजाब के हवाले से जो। ये बिल्कुल मेरा सवाल था कि पंजाब में मेरे ख्याल से फैसला हुआ 7E के खिलाफ, और उसमें जो बिल्डर्स आजाद थे वो जो जिन्होंने कोर्ट में चैलेंज किया था वो शायद केस जीत भी चुके हैं। पंजाब में शायद ये लॉ एप्लीकेबल नहीं है। अब पंजाब से रिलेटेड आपकी कोई इन्फॉर्मेशन तो वो बताइए। हाँ बिल्कुल, अब चूँकि जो साइबिनी चैलेंज हुआ था पंजाब के हाई कोर्ट में, जी। और वो एफबीआर के खिलाफ फैसला आया है, अच्छा। तो उन्होंने एफबीआर ने इसी सर्कुलर में ये क्लियरिफाई किया है कि ठीक है अभी तो ये अपना साइबिनी जो जो पंजाब की प्रॉपर्टी में वहाँ पर एप्लीकेबल नहीं है, मतलब जो पंजाब में कोई प्रॉपर्टी बाय सेल परचेज करता है तो उधर कंज्यूमर पे 7E का टैक्स नहीं लगेगा। पंजाब के हवाले से ये जब क्योंकि साइबिनी का फैसला उनके खिलाफ आया है, जी ठीक है ना, तो अब एफबीआर ने उसमें ये क्लियरिफिकेशन की है कि जब तक एफबीआर इस फैसले के अगेंस्ट अपील में नहीं जाता, जब तक जी। नहीं जाता तब तक तो साइबिनी नहीं है। लेकिन वो पंजाब में जो भी सेल परचेज हो रही है उसकी डॉक्यूमेंटेशन अपने रिकॉर्ड में रख रहा है कि इन केस जब हाँ एफबीआर आगे अपील में जाता है, सुप्रीम कोर्ट में जाता है, जी। उस वहाँ पर अगर विन करता है बन केस, जाता है तो ये साइबिनी तो उस एप्लीकेबल टाइम। वो जो फिर जो जिसने उस टेन्योर ने प्रॉपर्टी ली होगी जब ये 7E इंट्रोड्यूस हुआ था, तो वो एप्लीकेबल उसी डेट से होगी, इफेक्टिव होगी, फिर उन लोग से वो टैक्स वसूली करेगा फिर वो। हाँ बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसा ही है, जब से साइबिनी एप्लीकेबल हुआ है लॉ ये, और तब से वो जो है ना उन पर टैक्स बनता है, और वो लेकिन देंगे। इसमें तरह साहब मैं समझता हूँ फिर कितने सारे चैलेंजेस आएंगे। फॉर एग्जांपल 7E का जो टैक्स है वो बायर एंड सेलर दोनों पे था। अब किसी ने प्रॉपर्टी ली और प्रॉपर्टी सेल कर दी, इस 6 महीने में कर दी और 8 महीने में, साल में, और 1 साल बाद जाके फैसला आता है, तो वो कैसे फिर मॉनिटरिंग करेगा, कैसे टैक्स वसूली करेगा। एक बंदे ने प्रॉपर्टी ली थी, उसको दोबारा सेल भी कर दी, तो उसने प्रॉपर्टी लेते वक्त 1% जो टैक्स देना था, प्रॉपर्टी सेल करते वक्त जो 1% टैक्स देना था, तो वो तो ट्रांजेक्शन कर चुका है, अब उससे कैसे टैक्स वसूली की जाएगी।
बिल्कुल जैसे जो भी लोग प्रॉपर्टी अपना लेते हैं, मैं आप प्रॉपर्टी लें और बेचें, हम्म। तो इस पर 226 के भी पे कर रहे हैं, सी भी पे कर रहे हैं। जब हम्म। पे कर रहे हैं तो एनआईसी पे पे कर रहे हैं। जी। तो ये ऑन रिकॉर्ड, ये एफबीआर में सब कुछ रिकॉर्ड अपना उनके पोर्टल पे जा रहा है सारा। ठीक है ना, डाटा सब जा रहा है और वो बिल्कुल। उसको मोनेटाइज कर रहे हैं ऑलरेडी। बिल्कुल। ठीक है ना, जब ये किसी स्टेज पे अपना केस विन करेंगे और तब से आप बोलेंगे क्योंकि हर पर्सन का अपने एनआईसी पर रजिस्टर्ड होता है, बिल्कुल। तो उनके पास सारे पोर्टल पे डिटेल जारी होती है, हम्म। तो वो उसी हवाले से उसको डिटरमाइन करेंगे, देन उस पर अप्लाई करेंगे टैक्सेशन। इन्होंने देना पड़ेगा। लेकिन सिंध में अभी ये किसी ने चैलेंज नहीं किया, या फिर सिंध में कराची में जिस तरह हम लोग मौजूद हैं, तो अभी यहाँ के जो लोग हैं उनके लिए अप्लीकेबल है अभी 7E टैक्स? देखिए ये उन्होंने देना है। हर प्रोविंस में चैलेंज हुआ था, अच्छा। हर सूबे में चैलेंज हुआ था, लेकिन एफबीआर विन कर गई थी। लेकिन अभी पंजाब में आ गई। पंजाब में पहला केस जो है वो हाँ, विन कर गई ये है। वो खिलाफ आई है। ठीक है। मेरा तीसरा एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, बिल्डर्स एंड डेवलपर्स जिसके लिए हमने ये वीडियो स्टार्ट करी थी, उस पे आए आप उस पे बताएं कि बिल्डर्स एंड डेवलपर के ऊपर कौन कौन से टैक्सेस हैं। अच्छा, टैक्सेशन के हवाले से बिल्डर रेवोल्यूशन बाकी अपना कंफ्यूजन थी उनको काफ़ी टैक्सेशन हम्म। को लेके, कि किस तरह अपना फाइल करें, क्योंकि बड़ा प्रोजेक्ट होता है, इनके बड़े प्रोजेक्ट चल रहे होते हैं, एक चल हम्म। रहा होता है, दो चल रहे होते हैं। बिल्कुल। जो डेवलपर्स हैं जिनकी सोसाइटियाँ बन रही है, एक किसी एरिया में चल रही है, किसी एरिया में चल रही है, तो उसको किस तरह कंपाइल करके किस तरह टैक्स पे करेंगे। जी। तो इस हवाले से एफबीआर ने दो सेक्शन जो है इंट्रोड्यूस किए हुए हैं ऑलरेडी। हम्म। एक सेक्शन है 7C जो कि बिल्डर पे अप्लाई होता है, और एक सेक्शन है 7D जो कि डेवलपर पे अप्लाई होता है। अब इसी कंपटीशन क्या है, मैं एक सरसर से आपको बता दूं, इसमें कन्फ्यूजन भी क्लियर हो जाएगी बिल्डर बिल्कुल। बिल्कुल। डेवलपर्स के क्या मामला होता है, किस तरह टैक्सेशन है। हम्म। तो इनकी टैक्स की कैलकुलेशन जो होती है ना, वो बेस करती है स्क्वायर फिट पे। बिल्डर्स एंड और डेवलपर्स की। हाँ, स्क्वायर फिट भी कौन से, जो एरिया सेलेबल होता है। हम्म। ठीक है ना, पूरा कवर्ड एरिया नहीं, जो सेलेबल एरिया स्क्वायर फिट पे जो होता है, उस पे एफबीआर ने रेट डिफाइन कर दिए ऑलरेडी, कि कराची डिवीज़न के, लाहौर के, मतलब जो भी सूबे हैं, जो भी एरियाज़ हैं, मिसाल है कराची में 200 250 स्क्वायर फिट पे है, और इस्लामाबाद में भी 250 है, रावलपिंडी में 230 है, हैदराबाद में 180 है। स्क्वायर फिट के हवाले से उन्होंने डिफाइन कर दिया है। तो उन सेलेबल एरिया को वो मल्टीप्लाई करेंगे उस स्क्वायर फीट से, और वो अपना टैक्स पे करेंगे। लेकिन ये सेल एलिजिबल एरिया जो है वो कैसे डिफाइन होगा, कैसे कौन डिटरमाइन होगा। तो वो जो मैप इनका होता है, एक मैप अपना बनता है, जो मास्टर प्लान जो होता मास्टर है, प्लान मैप मास्टर प्लान जो होता होता है। है, जो अप्रूव प्लान होता है, फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, मैं थोड़ा सा इसको बताता हूँ क्योंकि मेरी जी, फील्ड है तो इसका जवाब चाहूँगा एग्जैक्टली, मैं हाँ दे दूँ, बिल्कुल। कि जिस तरह से फॉर एग्जांपल एक सोसाइटी है, सोसाइटीज़ में लाजमी सी बात है, एक बाउंड्री वॉल सोसाइटी ऐसी होती है जिसमें एमिनिटीज़ भी मौजूद होती हैं, जिसमें एडमिन बिल्डिंग होती है, जिसमें अपने सोसाइटी ऑफिस होता है, कम्युनिटी हॉल होता है, फिर पार्क्स होते हैं, स्कूल होता है, हॉस्पिटल होता है, एजुकेशन कॉम्प्लेक्स हो गया। तो ये सारी चीज़ें फॉर एग्जांपल अगर 100 एकड़ की सोसाइटी है, फॉर एग्जांपल 100 एकड़ की सोसाइटी जिसमें से आप 10 एकड़ लगा लें जिसमें रोड्स बने हुए हैं, आपकी रूट्स हैं, आपके मेन बुलेवर्ड रोड है, आप 15 एकड़ लगा लें जिसमें एमिनिटीज़ हैं, बाकी 5% है। फॉर एग्जांपल आप एक सोसाइटी में आप 30-40% एरिया माइनस कर दें जिसमें एमिनिटीज़ होंगी, रोड्स होंगे, कम्युनिटी सेंटर हो गया, ये सारी चीज़ें वो सेलेबल आइटम नहीं है। बेसिकली पार्क है वो सेलेबल आइटम नहीं है, वो बिल्डर ने अपने जो पब्लिक उधर रहने आने वाले उनके लिए रखा है। तो पार्क सेलेबल आइटम नहीं है, हॉस्पिटल जो है सेलेबल आइटम नहीं है, स्कूल की ज़मीन हो गई कोई, और रोड्स हो गए जिस रूट्स हैं मेन बुलेवर्ड रोड्स बने हुए, तो ये सेलेबल आइटम नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर 100 एकड़ की सोसाइटी थी, उसमें से 40 एकड़ जो है वो तो यूजेबल नहीं है या सेलेबल नहीं है। जो 60 एकड़ जिसमें वो अपने भले फ्लैट्स बना के सेल कर रहे हो, कोई कमर्शियल सेल कर रहे हो, या फिर जिसमें हाउसिंग स्कीम्स हो, जिसमें विलास हो, बैंगलोज हो, वो सेलेबल आइटम है, तो उस 60% पे टैक्स लगेगा बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के लिए। तो तला साहब अब मैं चाहूँगा आप कंटिन्यू करें, टेक्निकल जो भी हो टैक्स हाँ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। बिल्कुल। अब अब डेवलपर के लिए तो एक बड़ा इजी होता है कि वो सिर्फ एक ज़मीन है, बिल्कुल एक प्लेन, एक बिल्कुल। सरफेस है, बिल्कुल। बिल्कुल। उसको स्क्वायर फीट में अपना कैलकुलेट कर लेता है। ठीक है ना, जो भी आपने जैसे कि बताया, अप्रूव मैप, मतलब जो अथॉरिटी है, गवर्नमेंट अथॉरिटी की अप्रूव मैप को कमिश्नर डिटरमाइन करेगा अकॉर्डिंग टू लॉ। अच्छा, अप्रूव मैप से रिलेटेड में भी एक इन्फॉर्मेशन मैं देता हूँ कि फॉर एग्जांपल आपकी कोई लैंड है, किसी भी बिल्डर की या डेवलपर की कोई लैंड है, उस पर वो अपार्टमेंट बनाने जा रहा है या कोई सोसाइटी बनाने जा रहा है, तो उसका सबसे पहले एक मास्टर प्लान अप्रूव्ड होता है एसबीसी से, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी से एग्जैक्टली। एक मास्टर प्लान अप्रूव्ड होता है।
और उस मास्टर प्लानिंग में जितने उसके ऑब्वियसली बात है कि आपने अगर मास्टर प्लान अप्रूव करवाना है तो उसका एक प्रोटोकॉल है, उसका एक प्रोसीजर है जो आपने फॉलो करना है कि आपने अगर इतनी बड़ी सोसाइटी इसमें रोड्स कितने स्क्वायर यार्ड के या कितने स्क्वायर फीट के रोड्स देने हैं आपने, आपकी कमर्शियल स्पेस कितना है, आपने एजुकेशन के लिए स्पेस कितना रखा हुआ है, पब्लिक की कमर्शियल यूज़ के लिए स्पेस कितना रखा हुआ है, वो सारी चीज़ें मैटर करती हैं। अगर आप किसी भी सोसाइटी का या किसी भी अपार्टमेंट का मास्टर प्लान अप्रूव करवाने जा रहे हैं तो आपने बताना पड़ेगा यार मैं इतने फिट्स के रोड्स दूंगा, इतने बड़े एरिया में पार्क्स दूंगा और इतनी बड़ी सोसाइटी में इतने गैप के अंदर पार्क्स होंगे, मस्जिद बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि भाई मस्जिद होगी, और ये सब चीज़ें आपने वो अपने मास्टर प्लान में अपने करके सबमिट करवाना पड़ता है एसबीसी को। एसबीसी फिर उसको अप्रूव करता है अपने स्टैंडर्ड के मुताबिक। तो एक तो ये चीज़ हो गई, या अगर हम कोई अपार्टमेंट बनाने जा रहे हैं तो अपार्टमेंट के लिए भी ये सेम यही प्रोसीजर यूज़ होता है। अब हम कंटिन्यू करते हैं तरह साहब के साथ। जी बिल्कुल, उस अप्रूव प्लान को ही डिटरमाइन किया जाएगा, क्योंकि ये एक बड़ी रिक्वायरमेंट होती है एफआई तरफ से कि सिर्फ वही प्लान कंपटीशन होती है उसी प्लान पर जो प्लान अप्रूव्ड अथॉरिटी से अप्रूव हो। अप्रूव हुआ, ठीक है, हाँ थैंक यू बिल्कुल। सर साहब इसके लिए। और कोई मजीद डिटेल्स अगर देना चाह रहे हो आप सेक्शन 7C की, 7D की, जो कि बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के लिए है। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि जैसे डेवलपर के लिए तो एक प्लेन सरफेस है, एक कंपटीशन इनके लिए इजी है, होती है कि ये स्क्वायर यार्ड्स है, 63 स्क्वायर फीट हैं, लैंड है प्लेन, ठीक है ना। लेकिन बिल्डर्स के लिए जो कि जो प्रोजेक्ट होता है वो फ्लोर्स पे बेस कर रहा होता है पूरा ना, कि हाँ, एक अगर बेसमेंट होती है, ग्राउंड अपार्टमेंट अगर प्लान कोई है तो जी। है, थर्ड स्टोरी, फोर्थ स्टोरी, जो भी अपार्टमेंट है, तो वो उसके पूरे स्क्वायर फीट जो भी कवर्ड एरिया अपना सेलेबल एरिया हमारा है, चाहे वो बेसमेंट का हो चाहे वो ग्राउंड का हो, वो सब प्लस होता रहेगा। समझ गए जो, तो ये वो ऑब्वियस सी बात है कि बिल्कुल। बिल्डर्स एंड डेवलपर्स उसको बात को समझ गए होंगे 7C और 7D क्या है। अच्छा तला साहब, मेरा एक और आखिरी सवाल है, बहुत छोटा सा सवाल है लेकिन शायद बिल्डर्स आज़ाद के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल हो ये, कि एक प्रैक्टिस है एफबीआर की कि वो बैटिंग ऑडिट भी करती है। फॉर बिल्कुल। एग्जांपल एक बिल्डर है, उसने अपना मास्टर प्लान अप्रूव करवाने के बाद इतना जितना स्क्वायर फीट उसका बन रहा था, ये सोसाइटी हो या कोई बिल्डिंग हो, बिल्डर या डेवलपर एक हैवी टैक्स अमाउंट वो ऑलरेडी पे कर चुका है, एक हैवी टैक्स अमाउंट उसने कैलकुलेटेड उसमें पे कर दिया है। उसके बाद उसका एक बैलेटिंग ऑडिट अगर हो जाता है तो उसमें क्या फैसिलिटेशन गवर्नमेंट्स को देती है, फिर एक और चैप्टर स्टार्ट हो, मॉनिटरिंग स्टार्ट हो, वो उस केस में बिल्डर्स हजरात को क्या करना चाहिए। बिल्कुल बहुत अच्छा सवाल है फैज़ान हाँ भाई, ये। और बिल्डर्स और डेवलपर्स के लिए कि परेशान कुन भी है ये, और क्योंकि वजह ये है कि इतना एक कैलकुलेटेड टैक्स होता है, और एक ह्यूज टैक्स देने के बाद भी हर साल एफबीआर जो है बैलेट करता है, और उसमें ऑडिट में केस सिलेक्ट हो जाते हैं। जी। अब बिल्डर या डेवलपर अगर इसमें सिलेक्शन हो जाती है तो उनको डिफेंड करना है किसी न किसी स्टेज पर, हम्म। लेकिन वो परेशान होते हैं कैसे करें, क्योंकि इनकी प्रैक्टिस ऐसी होती है, कंक्रीट खरीदा जा रहा होता है, सरिया खरीदा जा रहा होता है, और ये सारा के सारा नॉन रेजिस्टर्ड पर्सन से खरीदा जाता है। कोई ऐसी कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या रजिस्टर्ड इदारा नहीं है जो कि सरिया या सीमेंट सेल करता है डायरेक्ट कंपनी से, क्योंकि मार्केट जो भी स्ट्रेटजी है उसको अपनाते हुए हम्म। जो बिल्डर है डेवलपर है वो अपनी परचेजिंग करता है। अब यहाँ पर ऑडिट ऑडिट और मॉनिटरिंग सबसे ख़तरनाक इनके लिए जो है ना मॉनिटरिंग है, बिल्डर्स और डेवलपर्स के लिए, क्योंकि मॉनिटरिंग एक ऐसा सेक्शन है इसमें एफबीआर ये पूछता है कि आपने जो परचेजिंग करी है इस पर टैक्स विद होल्ड किया है नहीं किया। और यकीनन बिल्डर और डेवलपर के लिए परचेजिंग बड़ी हैवी होती है, उसमें बजरी ले लें आप, उसमें कंक्रीट ले लें, सरिया ले लें, सीमेंट ले लें। तो इस चीज़ से, अच्छा इस चीज़ के लिए एक मैं चीज़ भी आपको बता दूं कि रिसेंटली अगर आप 2 साल पहले चले जाएं तो गवर्नमेंट ने इसी चीज़ को देखते हुए एक स्कीम लॉन्च की थी जी 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 जी, बिल्डर्स इसकी डेवलपर्स के लिए, एक 100 100 के डी शायद कोई ऐसी स्कीम थी, बताइए आप। 100 डी सेक्शन के तहत एक स्कीम लॉन्च की थी कि जो, और ये थी ही बिल्डर और डेवलपर्स के डेवलपर्स के लिए, लिए स्पेशली जी। जो इसमें रजिस्टर्ड हो जाएंगे। इसकी कुछ एक प्रेशर फॉर्म था, एक सेक्शंस थे कि इसमें अगर वो फॉल करते हैं तो स्कीम को अवेल कर सकते हैं, और काफ़ी लोगों ने अवेल भी किया। जी जी जी। तो वो इस मॉनिटरिंग से जो है ना वो, एग्जेम्प्टेड है, मतलब वो उस बैटिंग का हाँ हिस्सा ही नहीं होंगे बस कि उनकी सिलेक्शन हो सके। ऑडिट तो सेलेक्ट हो जाता है, लेकिन मॉनिटरिंग एक खतरनाक चीज़ है इनके लिए, क्योंकि हम्म। परचेजिंग हैवी है, तो वो उससे जो है ना वो फिर मुस्तनद है वो। तो अभी हमारे बिल्डर्स एंड डेवलपर हजरात क्या ये इस स्कीम ले सकते हैं 100 नहीं, के अभी लिए। तो ये सितंबर 2023 तक का टाइम था, जिन्होंने स्कीम अवेल कर ली थी। जी। 3 साल का उन्होंने पीरियड दिया था इस स्कीम का, कि इस 3 साल के पीरियड में 100 डी की जो टैक्सेशन उन्हें
डिफाइन की थी एफबीआर ने कि इस तरीके से आपने टैक्स पे करना है जी। और 3 साल तक करना है। वो सितंबर 2023 था। वो स्कीम अब अवेल नहीं कर सकते, एक स्कीम का पीरियड था। अच्छा। हाँ, अभी जो जिन्होंने अवेल कर लिया फायदे में है उनका। ठीक है, तो इस सूरत में अभी जो करंट बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आते हैं वो क्या करें? अब उनके करंट लिए क्या सिनेरियो जो, हाँ फैसिलिटीज़ हैं बिल्कुल, गवर्नमेंट हाँ, दे जो रही है? करंट सिनेरियो है उनके लिए यही है कि अपना जो सिस्टम है वो अकाउंटेबिलिटी अकाउंट करें। स्ट्रॉन्ग हाँ रखें, अपनी बिल्कुल, अपने अकाउंट्स अपने सिस्टमाइज स्ट्रॉन्ग वाइज रहें, सिस्टमाइज कैलकुलेशन करें। कैलकुलेशन जो रखें, अपने सारे हाँ बिल्स एंड पेमेंट चीज़ें जो हैं उसको एक फ़ाइल बना के चलें। बिल्कुल, अपने रेसिडेंट से परचेजिंग करें जी। और इसको अब लेके चलें बिल्कुल प्रॉपर वे में। ठीक है। तो थैंक यू सो मच तारा साहब, मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा आपको कि आपने इतनी डिटेल इन्फॉर्मेशन, मेरे ख़्याल से आपकी अच्छी खासी रिसर्च होगी। मैं भी खुद भी रिसर्च कर रहा था इस टॉपिक को डिस्कस करने के लिए, आपके साथ पॉडकास्ट करने के लिए। तो आपने इतनी डिटेल इन्फॉर्मेशन, इतने वैलिड पॉइंट्स, चीज़ें समराइज़ करके हमारे व्यूवर्स को दिए हैं। हो सकता है कि अब बहुत सारे बिल्डर्स ज़्यादा आपसे रब्ता कर रहे हो भाई कि हमें टैक्स कंसल्टेंसी चाहिए, चीज़ें चाहिए। उसके लिए मैं आपका नंबर ज़रूर, इसमें आपका ईमेल एड्रेस भी जिस तरह आपको अप्रोच कर सकते हैं वो अपने शेयर करूँगा अपने लिंक में। तो थैंक यू सो मच तारा साहब। थैंक यू भाई, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।